नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी विधानसभा चुनाव के नतीजों की। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से पहले एमवीए की तैयारी की देखेंगे। यूपी में काउंटिंग को लेकर क्या है सपा का प्लान। गौतम अडानी की कैसे बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें। जानेंगे मणिपुर पर मचे राजनीतिक घमासान को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र, वहीं तारिक अनवर, मल्लू भट्टी और कृष्णा अल्लूवुरु को झारखंड में किया गया नियुक्त। कैश फॉर वोट का मामला। विनोद तावड़े ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को भेजा लीगल नोटिस। आरोपों पर मांगा स्पष्टीकरण। अडानी जगन मामले में सख्त एक्शन लेगी आंध्र प्रदेश सरकार। विधानसभा में बोले सीएम चंद्रबाबू नायडू। शेयर बाजार में तेजी। 1961 अंकों की बढ़त के साथ 79,117 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो 557 अंकों की बढ़त के साथ 23,907 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई है। अब नतीजों का इंतजार है और ये इंतजार कुछ घंटे बाद खत्म होने वाला है। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग को लेकर क्या है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के साथ ही 13 राज्यों की 47 सीट और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव की काउंटिंग भी 23 नवंबर को होगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और इसके बाद ईवीएम खुलने शुरू होंगे। 11 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किस दल या गठबंधन की सरकार बन रही है। दोपहर 12 बजे से चुनाव नतीजे घोषित होने शुरू हो जाएंगे और शाम तक सभी सीटों के परिणाम सामने आ जाएंगे। काउंटिंग के लिए सुबह 7:30 बजे के करीब सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक हर जगह को सीसीटीवी से कवर किया गया है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना न रहे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी शामिल है। तो झारखंड में महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर है। महागठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल शामिल है। तो एनडीए में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपीआर शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ कई राज्यों में हुए उपचुनावों का भी रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार और पंजाब की 4-4, कर्नाटक की 3, केरल और मध्य प्रदेश की 2-2, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड की 1-1 सीट शामिल है। आप डीवी लाइव पर सुबह 6 बजे चुनाव की कवरेज देख सकते हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 3 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस दल या गठबंधन की सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है और इसी के चलते महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने अपने विधायकों को एकजुट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या है एमवीए की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अभी चुनाव नतीजे सामने भी नहीं आए हैं कि महायुति में सीएम पद को लेकर रार छिड़ गई है। एनसीपी की तरफ से बारामती में अजीत पवार को सीएम बनाए जाने के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की तरफ से आपत्ति जताई गई है, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को सीएम मान रही है और दावा कर रही है कि शिंदे के नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा है। अगर सरकार बनती है तो शिंदे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिसके पास ज्यादा विधायक हो उस दल के हिस्से में सीएम पद जाना चाहिए। महायुति में सीएम पद को लेकर टकराव साफ दिखाई देने लगा है। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में भी हलचल मची हुई है। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है और उन्हें सेफ्टी मंत्र दिया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे महायुति नेताओं के किसी भी प्रलोभन या दबाव की रणनीति का शिकार ना हो। नतीजे आने के बाद शाम को ही सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। मुंबई में विधायकों के लिए होटल भी बुक कराया जा रहा है। दरअसल उद्धव और शरद पवार की पार्टी में बगावत हो चुकी है, इसलिए ये नेता बेहद सतर्क हैं। वैसे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इस बार चुनाव नतीजों को लेकर महाविकास अघाड़ी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो चुनावी नतीजों से पहले ही एनडीए के अंदर टकराव शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो शिंदे और अजीत गुट के कई विधायक महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एमवीए पूरी तरह से तैयार है, तो यूपी में भी चुनाव नतीजों को लेकर सपा की तैयारी है।
अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि वो काउंटिंग सेंटर पर मतगणना समाप्त होने तक डटे रहें। प्रशासन को भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो क्या है सपा का प्लान, देखिए रिपोर्ट। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपने प्रत्याशियों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम नैतिक रूप से जीत चुके हैं, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। मतगणना के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटेंगे। आप सभी 23 को सतर्क रहें। इसी के साथ अखिलेश ने उन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की सराहना की जिसने बीजेपी सरकार की चुनावी धांधली का डटकर सामना किया। ये सक्रियता आगे भी जारी रहेगी और अपनी सरकार बनाएगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। योगी सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। लोकतंत्र को सबसे खराब स्तर पर बीजेपी ने पहुंचा दिया है। बीजेपी को पता था कि वो उपचुनाव हार रहे हैं, इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। कमिश्नर दूसरे प्रदेश से इसीलिए लाए गए कि उत्तर प्रदेश में लूट मचाई जाए। उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ अधिकारी राजस्थान के हैं जो यहाँ से कमाई कर लूट का पैसा राजस्थान में निवेश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के बारे में सबको पता है और समय आने पर सबका हिसाब होगा। भाजपा धर्म के रास्ते पर नहीं चलती, धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की है। ये लोग हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के नतीजे योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी तय कर देंगे, क्योंकि उनकी सरकार पर सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है। तो वहीं संकट में इस समय गौतम अडानी भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो शेयर बाजार भी उन्हें झटके दे रहा है। दुनिया के दूसरे देश अडानी से हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि 2237 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोप है कि अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन ने भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ठेके हासिल करने के लिए ये रिश्वत दी है। इस आरोप के बाद भारतीय राजनीति में तूफान मचा हुआ है। अडानी इस समय भारत में है और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI अब अडानी के प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि अगर अडानी इस मामले में दोषी साबित हुए तो ऐसे में उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में बता दें कि अगर अडानी को इस मामले में दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें प्रोजेक्ट हासिल करने के एवज में रिश्वत देने के आरोप में 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों में 20 साल तक की भी सजा हो सकती है। यही नहीं, इसके अलावा अडानी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि अडानी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, जिससे ये भी संभावना बनती हुई दिखती है कि इस स्थिति में ये कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि इस मामले में अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे निजात पाना फिलहाल अडानी के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अडानी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं तो मणिपुर जो 500 दिनों से हिंसा की चपेट में है, उसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। बीजेपी को ये रास नहीं आया। नड्डा ने खरगे को घेरने की कोशिश की, लेकिन खुद बीजेपी ही घिर गई। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में बढ़ती हिंसा को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की राष्ट्रपति को चिट्ठी के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कांग्रेस अध्यक्ष के नाम चिट्ठी सामने आई है। कांग्रेस की मणिपुर में शांति बहाली की मांग के जवाब में नड्डा ने अपनी इस चिट्ठी में कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा कि मणिपुर की स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है और अब उनके इस बयान पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मणिपुर को तबाह करने में नरेंद्र मोदी साझेदार है। जिस सीएम में जनता का विश्वास नहीं, उसे मणिपुर पर थोपा जा रहा है। मणिपुर में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मणिपुर को बचाना है तो बीरेन सिंह को हटाना होगा, लेकिन ऐसा करने से नरेंद्र मोदी झिझक क्यों रहे हैं? कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर मणिपुर को बचाना है तो बीरेन सिंह को हटाना ही होगा। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि फिर भी नरेंद्र मोदी खामोश है, मणिपुर को तबाह करने पर तुले हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी को झूठ से भरा बताया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग राज्य में सामान्य स्थिति के लिए तरस रहे हैं। मणिपुर के लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री राज्य का दौरा कब करेंगे? आखिर कब तक मुख्यमंत्री राज्य पर अत्याचार करते रहेंगे? ऐसे में सीएम बीरेन सिंह के साथ ही पीएम मोदी पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। अपनी सरकार का विरोध बीजेपी को सहन नहीं हो रहा है। राज्य हिंसा की चपेट में है, लेकिन पार्टी का ध्यान चुनावों पर है। वैसे विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई केरल में भी हो रही है। सीएम को काले झंडे दिखाने वाले युवक पर की गई पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कहा है केरल हाईकोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को काले झंडे दिखाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है और ये मानहानि के दायरे में नहीं आता, भले ही जिसे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं वो सीएम ही क्यों न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 लोगों से जुड़े एक ऐसे ही मामले को खारिज कर दिया है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने ये भी कहा कि प्रभावी लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। दरअसल कोर्ट ने ये फैसला उत्तरी परवूर से गुजर रहे केरल के सीएम विजयन के काफिले के आगे काले झंडे लहराने के लिए 3 व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर काला झंडा लहराना विरोध दर्शाने का संकेत है और जब तक इसे प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक ऐसा आचरण मानहानि के अपराध के दायरे में नहीं आता। बता दें कि पिछले साल राज्य सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम नव केरल सरदास के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को काले झंडे दिखाए गए थे, जिसके बाद कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। अब इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र में देशवासी को मिला अधिकार है और इसे अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से संघर्ष चल रहा है उससे बड़ा अपराध शायद कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि ये संघर्ष अब विश्व युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है, जिससे पूरी दुनिया ही संकट में दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन के युद्ध का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही परमाणु हमले की चेतावनी दे दी है, जिसके बाद से पूरी दुनिया खौफ में दिखाई दे रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इस बीच पुतिन का एक और बड़ा बयान सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति ने अब अमेरिका और ब्रिटेन पर बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है। दरअसल बीते दिन यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने उन पर ICBM से हमला किया है, जिसे अमेरिका ने ही खारिज कर दिया। अमेरिका ने बताया कि यह हमला ICBM से नहीं बल्कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था, जिसके बाद पुतिन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया गया था वो मिसाइल का परीक्षण था और अब उसी मिसाइल से पुतिन ने ब्रिटेन पर हमला करने की चेतावनी दे दी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो ब्रिटेन की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाएंगे। वो उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों को निशाना बनाया जाएगा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पहले से चेतावनी भी दी जाएगी, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार भी बौखलाई हुई है। उनकी तरफ से एक बयान जारी कर व्लादिमीर पुतिन की निंदा की गई। बता दें कि अमेरिका की यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद से पुतिन बेहद नाराज है और उसके बाद यूक्रेन ने एक के बाद एक 2 हमले भी कर दिए। पहला हमला अमेरिका में बनी मिसाइल से, जबकि दूसरा हमला ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया। ऐसे में अब पुतिन ने इन दोनों देशों को कड़ा जवाब देने की ठान ली है, जिसके बाद इस युद्ध के बड़े स्तर पर बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। ये चुनाव खास तौर से घायल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए तो है ही। अब देखना यह है कि इनके जीते हुए विधायक क्या कल के बाद में विधायकी रहेंगे या व्यापारियों की पार्टी के हाथों फिर से घोड़ा बनकर दिख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।